ओके, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, या तो अपने शेयर्स खरीदते हैं, सॉरी, या तो अपने लोग शेयर्स खरीदेंगे, स्टॉक्स। अब शेयर्स जब खरीदेंगे तो अगर तुम लोग को डायरेक्टली नहीं पता है तो हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, राइट। सो दैट इज वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। दूसरा है बॉन्ड्स खरीदना। बॉन्ड्स में हम लोग का बॉन्ड मार्केट उतना लिक्विड नहीं है, तो बॉन्ड्स के लिए आप लोग एफडी जो करते हो, फिक्स डिपॉजिट, दैट इज लाइक बॉन्ड। बॉन्ड का भी म्यूचुअल फंड होता है, डेट फंड बोलते हैं उनको। ऑल्दो डेट फंड, अभी बहुत सारा कुछ ना बीच बीच में एक्स्ट्रा बताऊंगा, और तुम लोग को कोई ना कोई सब्जेक्ट में लगेगा, एंड नहीं भी लगेगा तो बहुत सारा पैसा तुम लोग का इन्वेस्टमेंट वाइज बच जाएगा। सो बेसिकली आई गिव यू अ सिंपल आइडिया। पहले क्या होता था, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे ना तो 10% LTCG लगता था, टैक्स रेट। अब वो 30% लगता है। एफडी पे भी 30% लगता है, तो ये दोनों बेकार ऑप्शन हो गया। और कुछ पोर्शन तो हम लोग भी वी वुड वांट टू कीप इट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। व्हेन वी प्लान, पूरा का पूरा पैसा मार्केट में जनरली यू वुड नॉट पुट, राइट। सो उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्बिट्राज फंड। वो मैं जब म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल एक्सप्लेन करता हूं पोर्टफोलियो में, देन आई हैव डिस्कस दैट पार्ट। So we also have to see it from that perspective. We have to make sure we are tax efficient, we are investing properly. So normally, and जब भी ये करोगे ना, थोड़ा सा अपना लाइफ के साथ एसोसिएट करो। What are you doing or what are your parents doing? तुम लोग अपना इन्वेस्टमेंट सोचो। नॉर्मली क्या करोगे, स्टॉक्स वगैरह में डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। वील बॉन्ड के लिए एफडीज करेंगे, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड या जो भी किए हो, वो भी वो फिक्स डिपॉजिट टाइप का ही चीज हुआ। सो दैट इज योर बॉन्ड एंड स्टॉक। अब इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स का बात कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस क्या हुआ। एंड स्टार्टिंग में क्या होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ टर्म्स यू आर डूइंग, सो डोंट गेट एजिटेटेड। इनफैक्ट लर्न। उसके बाद क्या होगा ना, व्हेन यू आर रीडिंग द राइट बुक्स एंड द राइट आर्टिकल्स एंड बिजनेस न्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, तुम लोग बहुत मजा आने लगेगा, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन डेप्थ। तो पब्लिक मतलब लिस्टेड, जिसको हम लोग बाई सेल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल NSE शेयर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर्स जब तक लिस्टेड नहीं है तब तक दैट इज प्राइवेट स्पेस में। लिस्टिंग होने के बाद वो पब्लिक हो गया। स्विगी बिफोर गेटिंग लिस्टेड प्राइवेट स्पेस में था, जोमैटो, स्विगी एक्सेट्रा। लिस्टिंग होने के बाद वो पब्लिक स्पेस में आ गया। सो जनरली वी आर इन्वेस्टिंग इन पब्लिक स्पेस, क्योंकि अगर प्राइवेट होगा मैं उसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई करूंगा। सो ट्रेडिशनली हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स वगैरह। म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो लाइक अ म्यूचुअल फंड पूल्ड व्हीकल बोलते हैं, कि बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा पूल इन किया है एंड उसको क्यूमुलेटिवली एक साथ वी आर इन्वेस्टिंग। बोलो, फॉलोइंग दिस। सो वी हैव स्टॉक्स, वी हैव बॉन्ड्स, एंड उसके अलावा हम लोग कैश में सेविंग्स अकाउंट बोल दो, जो होल्ड करके रखे हो, करेंसी के फॉर्मेट में होल्ड कर रहे हो, तो वो कैश फॉर्म हो गया इन्वेस्टमेंट। कैश नॉर्मली हम लोग लिक्विड फंड का भी बात करते हैं। अभी लिक्विड फंड क्या होता है, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रियली शॉर्ट टर्म, जहां पर विद इन अ डे यू कैन टेक आउट मनी। म्यूचुअल फंड होता है लिक्विड फंड एंड ऑल का, आपको बेरली 3-4% या टाइप का कुछ रिटर्न मिलेगा, बट उसमें कोई रिस्क ही नहीं है डूबने का। जो फिक्स डिपॉजिट टाइप भी होता है ना, उसमें मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने के कारण भी रिस्क हो सकता है। दैट इज in detail in fixed income and all, we study all that. So this is actually fixed income, this is equity. Cash ऐसा कुछ अलग से पढ़ने का नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंस या फिक्स्ड इनकम दोनों में ही कवर करते हैं। जो लूज कैश, स्पेयर कैश अपने होल्ड करते हैं, घर पे होल्ड करते हैं इमरजेंसी एक्सपेंसेस एंड ऑल के लिए, एंड बिजनेसेस में होल्ड करेंगे फॉर लिक्विडिटी। कभी रॉ मटेरियल खरीदना है, कभी कोई पेमेंट डिले हो गया, सैलरीज पे करने, वर्किंग कैपिटल के लिए, काम करने के लिए। सो दिस इज योर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, एंड ये लॉन्ग ओनली है। लॉन्ग एंड शॉर्ट दो तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग पोजिशन ले सकते हैं। लॉन्ग मतलब यू कैन बाय शेयर्स, ठीक है। आज फॉर एग्जाम्पल आई फील एक्स कंपनी का शेयर्स बहुत ही ओवर वैल्यूड है सपोज मार्केट में। अभी तो हर कोई यही बोलता रहता है कि मार्केट इज वेरी ओवर वैल्यूड, बट वो कुछ हो तो रहा नहीं है। बट एनी विच वेज, and I'm not giving any investment advice, anything at all, huh? So these are all pure education purpose. Throughout the class, every single lecture and everything, I will discuss stocks and examples and companies and business models and all, but there is no advice I'm giving. Obviously you understand that, right? Just better to be safe than sorry. So long only in the sense कि हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल नहीं करते नॉर्मली ट्रेडिशनल फॉर्म में। अगर कोई चीज सस्ता है तो बात बाई कर लिए, लेकिन अगर कोई चीज बहुत महंगा है, मेरे पास है नहीं वो शेयर, सो हाउ डू आई सेल इट? देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। वी डिस्कस दैट इन लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल में, वो शॉर्ट सेलिंग अलग से डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है ना, मेरे को सपोज लग रहा है गोल्ड का भाव गिरेगा, इट इज ओवर वैल्यूड, मैं उससे 4 कॉइन उधार लिया, मार्केट में बेच दिया, लेट्स से एट 1 लाख रुपीज। प्राइस गिर गया, मैं 90,000 में 4 कॉइन्स बाई करके उसको उसका कॉइन वापस कर दिया। आई सोल्ड एट 1 लाख फर्स्ट एंड बॉट एट 90,000 लेटर।
मेरा 10,000 का फायदा हुआ ना, जब सेल किया तब 1 लाख मिला, और जब बाई किया तो 90,000 देना पड़ा, तो मेरा नेट नेट 10,000 का फायदा। अब वो क्यों मेरे को गोल्ड उधार देगा एक्सेट्रा इज अ डिफरेंट डिस्कशन, पूरा डिटेल में ऑन शॉर्ट सेलिंग वाला पार्ट। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। सो ट्रेडिशनल में हम लोग खाली लॉन्ग जा रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी के ऊपर में बेट नहीं कर पा रहे। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में वी विल डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में अपने ऑर्डर के हिसाब से आई वांट टू डिस्कस। सो अगर एक इंडियन एवरेज इंडियन का पोर्टफोलियो वगैरह देखोगे, 75-80% के ऊपर आपका पैसा इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड इन रियल एस्टेट। अगेन दोज डिस्कशंस आई विल डिस्कस जब हम लोग पर्सनल फाइनेंस एंड पोर्टफोलियो वाला टॉपिक्स करेंगे। सो देन वी डिस्कस कि बाइंग अ हाउस इज एक्चुअली अ गुड आइडिया, दैट्स माय पर्सपेक्टिव। रीड साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। So I don't know if it's a good idea to take names or not. एक्स ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का जो ओनर है वो बोलता था घर नहीं खरीदना चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए। आफ्टर 10 years ended up buying the house himself. So there's a lot of emotion that is involved, sentiment, behavior that is involved when we are talking about finance. इसीलिए behavioral finance होता है, market sentiment होता है. So you need to learn all these things, and especially in times of AI and everything, आपको थोड़ा सा होलिस्टिक तरीके से, थोड़ा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से दिमाग लगाने वाला चीज सीखना ही पड़ेगा. You can't be bookish, right? We have to get there. So when we are looking at real estates, 80% of the wealth of an average Indian would be tied probably into real estate itself. उसके बाद एक गुड चंक हम लोग का गोल्ड से ऑब्सेशन है, उसमें आता है. अब ये सही है गलत है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ गोल्ड आर टेम्पल्स होल्ड, द अमाउंट ऑफ गोल्ड आर विमेन होल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, इट्स अमेजिंग. एंड वी आर सीइंग हाउ इट इज बिल्डिंग वेल्थ. अभी हम लोग इमरजेंसी कैश का बात करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू का बात करते हैं, उस तरीके से गोल्ड होल्ड किया है लोगों ने ओवर द इयर्स. आई रिमेंबर सम आर्टिकल वाज देयर ड्यूरिंग कोविड कि no, this was not during COVID. This was during the 2008 crisis. I remember reading articles at that time also. So I was in school or college. I think I was in school. I was in school. So at that time when I was reading these, so उसमें था कि 2-3 साल का घर खर्चा तो just because of the jewelry निकल जाएगा. एक ज्यादा अफ्लुएंट फैमिली है तो उनके पास उतना गोल्ड होगा, उनके खर्चे भी ज्यादा हैं. जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो उनका खर्चा भी कम है, उनके पास गोल्ड भी कम है. बट 2 to 3 years वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस कैन इजीली बी मैनेज बाय द वुमेन ऑफ द हाउस जस्ट बेस्ड ऑन देयर ज्वेलरी एंड द गोल्ड दैट दे ओन. एंड गोल्ड ज्वेलरी को ऐसे भी स्त्री धन बोलते हैं. सो लॉट ऑफ then the legal part comes in. So ये कभी मत सोचना कि यार लीगल मैं क्यों जानूंगा या बिहेवियरल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्यों जानूंगा कोई चीज का. सो कभी भी एज फाइनेंस स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कभी भी ये मत बोलना कि ये मेरा जानने का काम नहीं है. अदरवाइज यू नॉट सर्वाइव एंड यू नॉट ग्रो. सो ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड. सो कमोडिटीज में गोल्ड इज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. हम लोग का लिक्विड वेल्थ मुश्किल से 7-8% में है, एज इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडीज एक्सेट्रा. लेकिन जो डेवलप मार्केट होंगे वहां पर 20% के आसपास या उससे ऊपर चला जाएगा. ऑल्दो अभी अगर देखोगे तो 25-30,000 वट एवर रेंज ऑफ करोड्स का एसआईपी ही हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में राइट नाउ मार्केट्स में. यू आर गेटिंग इन. म्यूचुअल फंड्स भी बहुत बड़े होते जा रहे हैं. देखना नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में यू विल सी लॉट ऑफ न्यू म्यूचुअल फंड्स लॉन्चिंग इन, बिकॉज देयर इज सच अ ह्यूज AUM एंड कैपेसिटी दैट इज बीइंग बिल्ट अप. सो येस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी. ये सारा चीज जानना और समझना भी जरूरी है व्हेन वी आर स्टडीइंग ऑल दीज थिंग्स. आई नो थोड़ा सा बिगिनिंग में आई एम giving a much broader overview because also we are starting with a new subject. So commodities में जनरली हम लोग गोल्ड का बात करते हैं अगर पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव हो. लेकिन अगर फ्रॉम अ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लास अगर देखेंगे तो कमोडिटी में बहुत तरीके के मेटल हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, प्रीशियस मेटल्स. कमोडिटीज में यू कैन ऑल्सो हैव बेस मेटल, लेड, जिंक एक्सेट्रा. यू कैन हैव एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, यू कैन हैव नेचुरल रिसोर्स, एनर्जी रिलेटेड, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब. राइट. सो कमोडिटीज में भी बहुत कुछ है. अब हर चीज तो घर पे लाके नहीं रख सकते. सो वील हैव टू फिगर आउट वेज इन ऑर्डर टू गेट व्हाट डू यू कॉल इट, एक्सेस बोलेंगे, गेट एक्सपोजर टू दीज एसेट्स, टू दीज कमोडिटीज. maybe I will invest in a Hindalco or something if I want to get exposure to a metal. एक metal वाले stock में डाल दो, कोल इंडिया में डाल दो, कोल की तरफ exposure आ जाएगा. So there are different ways in which we can gain exposure because ultimately क्या है, we want to generate return, we want to maximize our return, portfolio बनाना है, अच्छे से investments and all को manage करना है.
उसके बाद these are again going to be, you know, they are all going to be a part of more of real assets. Real मतलब एक्चुअल में tangible है, देख सकते हो, यूज कर सकते हो, फील कर सकते हो. एक स्टार्टअप, सपोज आई हैव लाइक 3-4 मुश्किल से स्टार्टअप में कुछ छोटा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मेरा एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है, सो आई विल नॉट बी एबल टू टच इट, यूज इट, मतलब आई जस्ट हैव द शेयर्स ऑफ दैट स्टार्टअप. आई कैन नॉट से कि उसके ऑफिस में जाकर के मैं बैठे रहूंगा. यू कैन डू दैट. सो रियल इन्वेस्टमेंट, टैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देर आर डिफरेंट कंपनीज जिसके थ्रू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं. रियल एस्टेट अलग हो गया. इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ रोड्स तो फिर रोड्स का जो टोल आएगा उसके थ्रू यू कैन गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एयरपोर्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एयरपोर्ट को भी तो इंडिगो वगैरह को, एविएशन कंपनीज को एक रेंटल देना पड़ता है एयरपोर्ट को यूज करने के लिए. आपका जो टिकट होता है एयरलाइन का, फ्लाइट का टिकट्स, उसमें भी तो देयर इज अ पार्ट विच इज गोइंग टू द एयरपोर्ट एंड नॉट टू द एयरलाइन अलोन, बिकॉज वो भी तो फैसिलिटी यूज कर रहे हो आप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितने सारे शॉप्स होते हैं एयरपोर्ट पे, स्नैक्स एंड मतलब ब्रांड्स एंड ऑल दैट, दे ऑल्सो पे रेंटल टू द एयरपोर्ट. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी जनरेटिंग रेवेन्यू. देयर इज अ कंपनी जो आपका लाउंजेस मैनेज करता है, उसका एक कंपनी है लिस्टेड, ड्रीम फोक्स करके. सो इफ यू फाइंड इंटरेस्ट सम टाइम, रीड अबाउट इट. राइट? बहुत अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं. सो वन इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर. अब उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इक्विटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ. कंपनी अच्छा करेगी, आई गेट गुड रिटर्न. कंपनी खराब करेगी, आई गेट पुअर रिटर्न्स. और वही में अगर NHAI बॉन्ड जो मैंने बताया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इफ आई टेक बॉन्ड खरीद लिया NHAI का, नॉर्मली पीपल ऑल्सो डू दैट फॉर टैक्स पर्पजेज एंड ऑल दैट, टैक्स एडवांटेजेस रहते हैं उसके कुछ. सो उसमें मैं डेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एसेट. राइट? और उसका रिटर्न कहां से आएगा, उसका इंटरेस्ट वगैरह कहां से मिलेगा हम लोग को? दैट बी बेस्ड ऑन जो आपका टोल और वो सबसे जो इनकम आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसके थ्रू आपको इंटरेस्ट वगैरह पे किया जाएगा. सो वी डू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. फार्मलैंड, टिम्बरलैंड. फार्मलैंड आई टोल्ड यू कि कई बार टैक्स वगैरह बचाने के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया फ्रॉम टैक्सेस. और लैंड अप्रिसिएशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कर रहे हो, मे बी यू आर बेटिंग ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. आजकल तो वो हाइड्रो ना, क्या बोलते हैं ना, नहीं, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग एंड ऑल दैट, वो सब भी चला हुआ है. एंड दैट्स, यस, अ वेरी गुड आंसर ही गेव. फार्मलैंड में कार्बन क्रेडिट. सो लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड व्हेन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट एंड ये सारा जो ग्लासगो प्रोटोकॉल एंड ऑल जो साइन किया है. सो इफ एवरी कंट्री इज अग्रीइंग कि 2030 तक विल बी कार्बन न्यूट्रल एक्सेट्रा, सो देयर विल बी अ टाइम वेयर जहां पर जो कंपनीज पोल्यूट कर रहे हैं उनको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा. और जो कंपनीज फार्मलैंड, टिम्बरलैंड इस तरह का कर रहे हैं, जो कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट का फायदा कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू सेल दैट कार्बन क्रेडिट. So those things that could also be something that can be treated. Carbon credit is a very detailed thing for later. तो ESG वगैरह भी आ रहे हैं ना, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस इन्वेस्टिंग, एनवायरनमेंट रिलेटेड इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं. सो फार्मलैंड, टिम्बरलैंड इज जो आप लकड़ी पे बैठ कर रहे हो. अभी आई वाज टॉकिंग टू समबडी, तो आपके जो गिटार विटार भी बनते हैं लकड़ी से बनते हैं ना, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड that is used to make those guitars and violins and all the musical instruments and everything. So timberland investment. So ये हम लोग का real investments हुआ, जहां पर देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा. Okay, so I was avoiding to take the name. There's somebody who's mentioned about Vantara at home. So yes, you never know what if they're betting on carbon credits in the future and that's why they've started this. You never know. All right. उसके बाद में जब हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट डेट में एक बार आते हैं. सो नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट प्राइवेट डेट एंड प्राइवेट इक्विटी, सबसे पहले चीज ये मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है. एज इन जीरोधा पे जाकर के या कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के यू मे नॉट बी एबल टू जस्ट सिंपली बाय एंड सेल दोज शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. सो स्टार्टअप्स हुआ फॉर एग्जांपल, तो स्टार्टअप बहुत अर्ली स्टेज में होता है ना, तो उसमें वेंचर कैपिटल आता है बहुत ही अर्ली स्टेज में. वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टिंग आएंगे जहां फ्रेंड्स फैमिली वगैरह पैसा डाल रहे हैं. उसके बाद में वेंचर कैपिटल आ जाएगा थोड़ा सा स्केल अप करने, जब वो एकदम मोर और लेस प्रूफ हो चुका है कॉन्सेप्ट एंड यू नीड मनी टू ग्रो, टू ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तब प्राइवेट इक्विटी कंपनीज आते हैं. वो बड़े स्केल पे आते हैं. तो छोटे स्केल पर जनरली द वेंचर कैपिटल कंपनीज कमिंग इन एंड लार्जर स्केल पे प्राइवेट इक्विटी कम्स इन. एंड जनरली प्राइवेट इक्विटी फिर लास्ट में जाकर के आप IPO कराते हो, जहां पर आप शेयर्स को अपने मार्केट में लिस्ट करा देते हो. तो स्विगी में जो एकदम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था वर्सेस जो IPO के जस्ट पहले इन्वेस्ट कर रहा था वर्सेस अब जो इन्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल एज इन अब तो IPO हो गया. सो दैट प्राइवेट डेट भी वैसा होता है जहां पर आप मार्केट से ब्रॉडली, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोगों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट नहीं ले रहे हो,
बट एक बड़ा अमाउंट ऑफ डेट में इन्वेस्टमेंट ले रहे हो कोई से. लार्जर जनरली बैंक्स कम इन टू प्ले, प्राइवेट इन्वेस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कितना पैसा है LIC के पास में? They would be willing to invest like hundreds of crores together in one go in debt and all. So वो सब हो सकता है. We'll get into more details, but you're understanding. So venture capital comes over here. LBO is a little different concept. We'll discuss in more detail as we get into it. But जो कि listed space में नहीं है, private space में है, उसका बात कर रहे हैं हम लोग. और अभी ना private space भी इतना बड़ा हो गया है that we've seen listed companies being acquired by a private company also. लाइक फार्म इजी करके कंपनी है, वो थायरोकेयर को ओन कर रखा है, और थायरोकेयर एक लिस्टेड कंपनी है. सो वी आर सीइंग द स्केल ऑफ प्राइवेट इक्विटी इज ह्यूमंगस टुडे, राइट. एंड हेज फंड्स क्या हुआ, इसको लिखने का, इसको समझाने का एक बहुत इजी तरीका है, रिच पीपल्स म्यूचुअल फंड. शॉर्ट में आई एम टेलिंग यू. सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है ना, इवन 500 रुपीज यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट. म्यूचुअल फंड टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, म्यूचुअल फंड सही है, दे विल डू ऑल दैट. उसके लास्ट में एक डिस्क्लेमर दे देगा कि भाई ऑफर डॉक्यूमेंट रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ऑल. पब्लिक का पैसा लगना मार्केट में इज इंपॉर्टेंट. वन, बिकॉज पीपल नीड टू ग्रो देयर वेल्थ. वी आर इन अ नेशन वेयर द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस का ओल्ड एज एंड एवरीथिंग. जो कि कुछ डेनमार्क एंड ऑल जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां पर आपको बहुत लंबा लंबा पेंशन मिलता है, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट. इट्स नॉट पॉसिबल विद द पॉपुलेशन एंड दिस इकोनॉमी ऑफ आवर्स, राइट. सो वी वॉन्ट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट. दूसरा चीज, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू कनेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आप इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स, स्कूल इकोनॉमिक्स की तरह नहीं पढ़ सकते हो, स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स की तरह नहीं पढ़ सकते हो. आपको हर चीज फाइनेंस पर्सपेक्टिव से कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट समझना होगा. सो जब हम लोग, क्या बता रहा था, नहीं, इकोनॉमिक्स को क्यों कनेक्ट करा था, आई वाज जस्ट गेटिंग टू दैट. यो, व्हाट वाज आई टेलिंग यू अबाउट हेज फंड्स, रिच पीपल. हाँ, सो पीपल नीड टू, गवर्नमेंट नीड्स टू मेक श्योर कि अपने लोग का सेविंग्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेविंग्स बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा. वो CXGIM वो सब फॉर्मुलाज अपने करते हैं जीडीपी में, नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट. सेविंग्स इंक्रीज होगा तो हम लोग का जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा कंट्री का. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट पीपल आर फाइंडिंग म्यूचुअल फंड सेफ टू इन्वेस्ट. सो उसको बहुत हैवी रेगुलेशन होता है, बिकॉज इवन समबडी कैन इन्वेस्ट एज लो एज 500 रुपीज, लेट्स से SIP में डायरेक्टली, जैसे भी. सो देयरफॉर देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कि म्यूचुअल फंड लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. जितना पैसा मिला है यू इन्वेस्ट दैट. यू कांट एम्पलीफाई रिस्क. लेवरेज में भी टॉक अबाउट एम्पलीफाइंग रिस्क. यू कैन नॉट डू डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर थोड़ा सट्टेबाजी टाइप का नहीं कर सकते हो. यू कांट डू गैम्बलिंग काइंड ऑफ स्टफ इन द मार्केट्स. देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. लेकिन देयर कुड बी समबडी हु इज वेरी रिच एंड हु वांट्स टू टेक मोर रिस्क एंड हु वांट्स टू गिव इट टू अ फंड कि भाई हम तो अकेले नहीं कर सकता है, तुम एक फंड में पैसा डाल दो, फंड भाई तुम लेकिन रिस्क लो. तो अब उसमें हेज फंड कम्स इनटू प्ले. सो मिनिमम टिकट साइज होगा कि 50 लाख के नीचे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1 करोड़ के नीचे ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते. सो अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेगुलेशंस होता है. वी हैव AIFs एंड अलग अलग कैटेगरी के AIFs इन इंडिया, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, राइट. तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अलावा भी अलग तरीके के फंड्स होते हैं, बट उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे. उन लोग को एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है मार्केट में, बिकॉज वी डोंट वांट कि कॉमन पब्लिक स्कैम में फंस जाए, या जितना रिस्क को ले सकता है, और मे बी द कॉमन पब्लिक मे नॉट हैव द फाइनेंशियल एक्यूमेन टू अंडरस्टैंड समथिंग. वी डू नॉट वांट दोज पीपल टू गेट मिसगाइडेड और टू गेट कैरीड अवे लालच में, बिकॉज जितने भी ये बबल्स भी होते हैं इकोनॉमी में, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड. ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी पढ़ना भी बहुत जरूरी है. we'll come to that some other time in some other lecture. So hedge funds क्या हुआ, it is like rich people's mutual funds. एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा, मिनिमम इतना इन्वेस्ट करो एक्सेट्रा. एंड हेज फंड्स में बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हेज फंड में कुछ स्ट्रैटेजी ऐसा होगा जहां पर आप बिंदास रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हो. कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसा होगा, सपोज एक बहुत इजी है, अ हेज फंड विच इज इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, तो वो ग्लोबल एक्सपोजर देगा आपको. मैक्रो फंड बेस्ड ऑन करेंसी, GDP ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो. और यहां पे बात की थी ना, लॉन्ग ओनली है. हेज फंड को अलाउ करेंगे शॉर्ट सेल करना. शॉर्ट सेल क्या होता है वो होगा बाद में, मतलब उधार लेके शेयर्स बेच दो मार्केट में टाइप्स. सो वी गोना अलाउ हेज फंड्स टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. डेरिवेटिव्स अलाउ कर देंगे यूज करना, लोन लेकर के काम कर लो, लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट्स कर लो, ऐसा बहुत सारा चीज होगा. देयर कुड बी वेरी रिस्की स्ट्रैटेजीज इन हेज फंड्स, देयर कुड बी वेरी लो रिस्क स्ट्रैटेजीज इन हेज फंड्स आल्सो.
सो वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर इन हेज फंड्स, बट वो म्यूचुअल फंड नहीं है. So that is why I call it like rich people's mutual fund. So those who can take more risk, those who want to invest in variety of strategies. And इसमें और इसमें ना स्ट्रक्चर में भी बहुत डिफरेंस होता है. आज एक स्टॉक का जो म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होगा, वो तो एक स्कोप के अंदर काम कर रहा है. हेज फंड्स में do you think there is more variety and there's more uniqueness to it, to investment and all that? किसमें हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न कमाने का है, म्यूचुअल फंड में कि हेज फंड में? हेज फंड में यू कैन अर्न एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स, लेवरेज ले सकते हो, लोन ले सकते हो, उल्टा पुल्टा रिस्क ले सकते हो. तो यहां के मैनेजर्स को जिस तरीके से कॉम्पनसेशन मिलेगा या जिस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, वो सब भी अलग होना चाहिए. सो वील हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द फीस इज गिवन, हाउ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज देयर. और एक मैं एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं और एक मैं एक वेंचर, एक स्टार्टअप वाली फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका भी मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट तरीके से होगा. 70-80-90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट 3 years. लेकिन अगर आप TCS, इन्फोसिस, ITC वगैरह में डालोगे, तब तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 90% कंपनियां डूब जाएंगी. We don't expect something of that sort. So the way you compensate the managers, the kind of risk the managers take, all those things, the company structure the way it is. So all those things are going to be a little different when we're looking at private equity space. Or broadly, I would say the alternate investment space. रियल एस्टेट में भी क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है. अभी एक छोटा सा भी कुछ खरीदोगे तो 50-70 लाख के नीचे कहीं नहीं मिलेगा कुछ. फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल आई एम सेइंग, अब व्हाट इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन रियल एस्टेट? बॉम्बे में जाओगे तो 1 स्क्वायर फुट मिलेगा खाली कहीं पे. आर यू गेटिंग द आइडिया? रियल एस्टेट का भी ना एक म्यूचुअल फंड टाइप का होता है, वो भी वील डिस्कस. उसको REIT बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. सो रियल एस्टेट का भी एक म्यूचुअल फंड ऑफ, ये बाद में करेंगे डिटेल में, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं. REIT, इसमें क्या होगा, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज ऐसे करके हम लोग सबको इन्वेस्ट कर सकते हैं. कम वो फंड के पास, ट्रस्ट के पास लेट्स से 1000 करोड़ हो गया. 1000 करोड़ तो बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज में. एंड उनका रेंट रिसीव करो, मैनेज करो प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, वी कैन अफोर्ड देन, राइट? सो वन इज बाइंग अ स्टॉक, सेकेंड इज बाइंग अ फंड. वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट हुआ जहां मल्टीपल लोग छोटा छोटा अमाउंट ऑफ मनी डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पूल इतना बड़ा हो गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि दैट अमाउंट can now be invested, professionally managed. You can afford a fund manager, you can afford all of those things because the cost will get divided over 1,000 crores. Over $100 million में you'll get all the cost divided. So मैं अकेले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंड मैनेजर अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, बट 1,000 करोड़ के लिए तो एक फंड मैनेजर अफोर्ड कर सकता हूं ना. सो दैट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में एक फ्लैट खरीदना. दैट्स अ सिंगल इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग. सो वील डिस्कस स्ट्रक्चर्स एंड वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन एवरीथिंग, राइट? एंड द लास्ट वन इज योर डिजिटल एसेट्स. अब डिजिटल एसेट्स में क्रिप्टो करेंसी वगैरह आ गया, तो उसको ट्रेडिशनल में नहीं क्लासिफाई करेंगे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में क्लासिफाई करेंगे. बिटकॉइन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, राइट? एंड उसके अलावा इवन व्हेन यू आर लुकिंग एट दोज, अभी वो कॉइन्स और ये सब भी निकला हुआ है, क्रिप्टो काइंस ऑल्सो. उसके अलावा इवन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स वगैरह होते हैं, कितना महंगा महंगा में बिकता है. सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स. बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर गैमेट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स? बोलो, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? श्योर? इंटरेस्टिंग? गिव मी अ मिनट. So I have a question. Digital gold is not going to get classified under digital asset. Just because मैं कंपनी का शेयर्स को डिजिटली होल्ड कर रहा हूं अपने डीमैट अकाउंट में, या कैश को होल्ड कर रहा हूं बैंक अकाउंट में विच आई एम एक्सेसिंग डिजिटली, डज नॉट मीन कि वो कैश नहीं है या स्टॉक नहीं है कि गोल्ड नहीं है. So having access to your assets digitally does not mean it is a digital asset. क्रिप्टो करेंसी वगैरह वो एसेट ही डिजिटल है. और वो तुम्हारा क्या बोलते हो उसको, अरे वो पेंटिंग को करके दिया था ना, आई एम फॉरगेटिंग, NFT एंड ऑल, एसेट ही डिजिटल हुआ. बोलो, गेटिंग इट? अंडरस्टैंडिंग दिस? Okay, so I have a lot of interesting questions over here. Say, for example, book ka royalty or anything. So first of all, understand that anything that is not classified under traditional will all go to alternate investment. So alternate investment becomes a very large asset class. So एक intangible asset is very interesting. Suppose book royalty, film copyright से आपके पास में, like J.K. Rowling may be getting money for every time a Harry Potter merchandise is sold, or the movie is remade, serial भी बना रहे, आया ही नहीं, I'm waiting for that. So
all of those things. So anything and everything. अच्छा, फंड अगर है, so I'll just give you a broad answer. म्यूचुअल फंड अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? अब म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग डेट, तो वो डेट में क्लासिफाई होगा. म्यूचुअल फंड का अंडरलाइंग इक्विटी है तो इक्विटी क्लासिफाई होगा. बैलेंस्ड फंड है, डेट इक्विटी दोनों मिला करके, तो हाइब्रिड होगा. एंड इफ देर इज अ फंड विच इज ओनिंग, सपोज एक फंड बनाया आपने, लाइक से फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स मेड अ कंपनी विच इज होल्डिंग अ ह्यूज रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मिल करके, तो वो रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनीज कई सारी चीजें होंगी, विल सी दैट. सो द अंडरलाइंग इज रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट बोला जाएगा. हाँ, एक आप हो गया रियल एस्टेट इंडिविजुअली होल्ड कर रहे हो, और एक हो गया कि आप एक पूल तरीके में मल्टीपल लोग एक साथ होल्ड कर रहे हैं, वो हो गया. अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, AIFs एंड ऑल लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक कंपनी और ये सब हुआ. वैसे फंड्स के भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में दे गोइंग टू बी डिफरेंट. So depending on what the fund is owning ultimately will determine whether it's a real estate or an infra or what. Right? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई का डाउट था तो दैट इज योर एयरपोर्ट्स, रेलवेज. रेलवेज नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी प्राइवेटली ओन, बट एयरपोर्ट्स होता है विच इज जनरेटिंग रेंटल इनकम एंड एवरीथिंग, दैट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट. आप कोई अगर वो फ्लाईओवर वगैरह बनाए हुए हैं उसमें अगर आपका वो चार्जर्स टोल वगैरह कट रहा है, अटल सेतु एक्सेट्रा, सो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. इट इज पॉसिबल, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. इट इज पॉसिबल कि वो आप गवर्नमेंट ने पूरा फंड किया है, गवर्नमेंट ने लोन लेकर के बॉन्ड उठा करके फंड किया है. इट इज पॉसिबल कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फंड हुआ है, PPP मॉडल बोलते हैं. बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल बहुत तरीके का होता है. वील गेट इनटू दोस थिंग्स लेटर, सो ऑल दैट विल कम इन लेटर. PMS एक जन बोल रहे हैं, तो PMS इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. सो PMS बेसिकली हुआ जहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जगह आप एक प्राइवेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर बेटिंग ऑन द मैनेजर. So at times the fund manager who are doing very well and they take a little more risk and you want to invest. Suppose mutual fund will have a lot of rules and all. I want to bet on a fund manager और वो fund manager बोलता है हम खाली 5 स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन ऐसा मल्टी बैगर खरीदेंगे. You will not find a mutual fund like that. But you want to gain that kind of exposure. तुमको वो रिस्क लेने का मन है. अब उसमें भी रूल्स होते हैं कि मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करना ही होगा एंड ऑल. सो दैट कम्स अंडर PMS, so portfolio management service. राइट. सो इट्स लाइक अ प्राइवेट टाइप का म्यूचुअल फंड थोड़ा सा. सो उसमें हायर टिकट साइज इन्वेस्ट होगा, बट वील डिस्कस ऑल दैट इन पोर्टफोलियो. रिश्तेदार को लोन देना इज अ बैड डेट. आई डोंट नो इफ इट इज अ प्राइवेट डेट और व्हाट. ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, अभी ऐसे टाइम पास नहीं करो, बट ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिश्तेदार को लोन देना, वेयर विल यू क्लासिफाई? बॉन्ड पब्लिक तो नहीं बोलेंगे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट डेट में आएगा. वॉचेस भी एक जन पूछा, आई कम टू दैट. वॉचेस एक जन पूछा, तो वॉचेस विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, बट अभी somebody also asked whether it's a good investment or not. I have no comments on that. एंड एडवर्टाइजिंग नाउ रियल एस्टेट एंड ऑल में अभी वो कौन सा एक ढोलेरा सिटी करके एक है, उसका एड्स आते रहता है कि इन्वेस्ट हियर, बाय लैंड हियर. अभी कुछ मैंने देखा कि वो जेप्टो पे बोल रहा है कि 10 मिनट में लैंड भी मिल जाएगा. हाउस ऑफ लोढ़ा के साथ दे हैव डन सम जॉइंट वेंचर. सो लॉट ऑफ इनोवेटिव वेज आर हैपनिंग टुडे. फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना. सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग स्पेस. सो बिटकॉइंस एंड ट्विटर के थ्रू होगा, वेल्थ मैनेजर्स के थ्रू होगा, लॉट ऑफ वेज टू एडवर्टाइज एंड ऑल. एंड ये जो एडवर्टाइजिंग होंगे वो कुछ कोट नहीं आता है कभी कि वी डोंट एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन बिकॉज आवर कस्टमर्स आर नॉट ऑन वॉचिंग टेलीविजन. कौन सा तो रोल्स रॉयस ना किसका एक कोई तो बोला, किसका लंबोर्गिनी का, कि यार पीपल नॉट वॉचिंग टीवी सो वी डोंट एडवर्टाइज. सो अलग अलग जगह करते. ये सब भी इंटरेस्टिंग होता है. वो कौन सा तुम्हारा वो गाड़ी वाला है ना, कौन सा कोई गाड़ी वाड़ी है कि वो फ्लाइट्स के एक्सपो में वो लोग गाड़ी को दिखाते हैं, रोल्स रॉयस है, हाँ, कि वो दिखाने के लिए कि देखो वी आर इन द लीग ऑफ, हम लोग गाड़ी के लीग में ही नहीं है. सो मतलब, so even when you're doing, let's say, equity research or something, you need to understand how positioning of a product is happening, how brand building happens. Widen your horizon when you're learning. Let's try and understand different characteristics of alternate investments. Now, पहले समझना पड़ेगा कि alternate investments itself has a huge variety. और एक एक इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके से होल्ड कर सकते हैं. जैसे रियल एस्टेट में आई कैन बाई अ फ्लैट, एंड रियल एस्टेट में आई कैन बाई सम शेयर्स ऑफ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो मैंने बोला म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट की तरह ट्रीट करो. सो एक ही अंडरलाइंग में रियल एस्टेट में अलग अलग तरीके से एक्सपोजर ले सकते हो. यू कैन बाय शेयर्स ऑफ कोल इंडिया और यू कैन बाय कोल एंड कीप इट एट योर हाउस. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो रियल एस्टेट का ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में व्हाट आर द ब्रॉड लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. सो वी विल नॉट आर्ग्यू कि गोल्ड कॉइन तो आप आराम से कोई भी ज्वेलर के पास जाओगे तो बिक जाएगा.
या ETF फॉर्म में अगर गोल्ड होल्ड किया, मतलब डिजिटल गोल्ड अगर होल्ड कियो, तो वो तो यू कैन सेल इट ऑफ इमीडिएटली, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. सो वील नॉट आर्ग्यू विद दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ब्रॉडली, और उसमें एक्सेप्शंस होंगे बिकॉज देर आर वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स. हेज फंड में भी ऐसा होगा कि एक हेज फंड इज वेरी रिस्की वाला स्ट्रैटेजी और एक हेज फंड इज वेरी लो रिस्क वाला स्ट्रैटेजी. ऐसे भी हेज फंड्स होते हैं. सो विद इन हेज फंड एसेट क्लास ऑल्सो you have many types of strategies and all, but broadly what are the characteristics of alternate investments is what we are trying to understand here. So पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि लेस लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का डेफिनेशन वी नो. लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी इज, सो कुछ कुछ टर्म्स हैं जो मे बी वी डन टर्म सेपरेटली एंड ऑल, वो you'll get accustomed used to, don't worry. So liquidity is the ability to sell an asset at its fair price in a short duration. ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, एट इट्स फेयर प्राइस एंड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. कैसे एट इट्स फेयर प्राइस? मतलब नाउ से फॉर एग्जांपल आई हैव अ फ्लैट विच इज वर्थ 80 लाख रुपीज. अब वो फ्लैट को मुझे अगर आज का आज बेचना है, देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, 80 लाख रुपीज में नहीं बिकेगा. लेकिन आप बोलोगे कि आई एम विलिंग टू सेल इट फॉर 65-70 लाख रुपीज, तुरंत कोई ना कोई बायर आएगा टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. So within a few hours or within a day, I will be able to sell an 80 lakh rupees flat for let's say 65 lakh rupees. But does that mean कि वो liquidity है? मैं asset तो तुरंत बेच दिया. That is not liquidity because you are not able to sell it at its fair price. और fair price में बेचना है तो maybe I'll have to take 2-3 months time frame before I'm able to sell the asset. मेरे को ढूंढना पड़ेगा बायर, ब्रोकर वगैरह हायर करने पड़ेंगे शायद. करेक्ट. लेकिन अगर वही चीज मेरे पास शेयर्स ऑफ DLF है, तो DLF का अगर मार्केट प्राइस इज, आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्रैकिंग दैट स्टॉक, लेट्स से 300, जस्ट अज्यूम. सो इफ द प्राइस इज 300 फॉर DLF का शेयर प्राइस, रियल एस्टेट कंपनी, तो वो 300 में मैं मार्केट में तुरंत 300 में शेयर्स को बेच पाऊंगा. अज्यूमिंग मेरे पास 1 लाख शेयर्स नहीं है, मतलब एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, तो जो भी मार्केट का शेयर प्राइस होगा मोर और लेस उस पर तुरंत बिक जाएगा. That is liquidity, to be able to sell an asset or convert an asset into cash at its fair price in a short duration. दोनों condition meet होने पड़ेंगे, at its fair price and short duration. Then we are going to call the asset liquid, otherwise it is illiquid. So normally alternate investments देखोगे तो less liquid होगा. Real estate बोलो, infrastructure बोलो, farmland है आपके पास, timberland है आपके पास में. गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बिकेगा तुरंत, गोल्ड कॉइन बिक जाएंगे. और गोल्ड कॉइन भी बेचोगे ना, इफ यू आर बाइंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम अ ज्वेलर एंड इफ यू आर सेलिंग 3-4-5,000 का डिफरेंस आएगा. जो प्राइस पे वो आपको सेल कर रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू बी बाइंग इट एट द सेम प्राइस फ्रॉम यू. हाँ, गोल्ड अगर डिजिटली होल्ड करके रखे हो तो यू विल बी एबल टू बाई सेल व्हाटएवर एट द सेम प्राइस ऑलमोस्ट. Are you understanding? So of course there'll be difference. So I would obviously consider gold to be a very very liquid asset, but real estate to be a very very illiquid asset. मैंने आज स्विगी के शेयर्स खरीदे, मैं ऐसे बेच सकता हूं. लेकिन वही 5 years बैक अगर स्विगी का एम्प्लॉय के पास उसके शेयर्स थे जो उसको कंपनी से मिला था, दे कुड नॉट हैव सोल्ड इट लाइक दिस बिकॉज तब वो लिस्टेड नहीं था, वो प्राइवेट इक्विटी में था. इट वॉज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, इट वॉज नॉट अ पब्लिक इक्विटी, इट वॉज अ प्राइवेट इक्विटी. So that is your liquidity. So normally your alternate investments are going to be less liquid in nature. दूसरा चीज, you need specialized managers. Specialized manager क्यों? क्योंकि real estate को देखना और उसका buying, selling, etc. is very different. The way you evaluate a real estate, the way you look at private companies और उसका analysis बहुत difference है compared to a public company. क्योंकि पब्लिक कंपनी का बहुत सारा डेटा आपको SEC से भी इन इंडिया एंड SEC इन US स्टॉक एक्सचेंज के साथ में फाइल करना पड़ता है, बहुत सारा डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है. There's a lot of data available about those public companies, but private company का बहुत dig in करना पड़ेगा आपको. And उसमें there could be newer technology, newer way of doing business to evaluate and to figure out whether this venture is going to work out in the future or not. Founder बहुत important हो जाता है in a startup or a private company. What is the business model? So you need specialized manager for different asset classes within the alternate investment also. One manager cannot handle real estate and gold both. आज कमोडिटी ग्लोबल चीज हो गया, ऑयल के प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं ग्लोबली इज गोइंग टू डिपेंड ऑन वेरिड फैक्टर्स एज कंपेयर टू हाउ यू वुड एनालाइज एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी. सो यू नीड स्पेशलाइज्ड मैनेजर स्पेशलाइज्ड विद दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, कि रियल एस्टेट कैसा, कमोडिटी कैसा, हेज फंड कैसा, प्राइवेट इक्विटी कैसा. एंड दे नीड टू बी एक्टिवली मैनेज्ड. एक्टिवली मैनेज मतलब आज हम लोग जब स्टॉक्स एंड ऑल का बात करते हैं तो बहुत सारा पैसिव मैनेजमेंट भी होता है. पैसिव मतलब से फॉर एग्जांपल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय निफ्टी इंडेक्स, मैंने सिंपली उसमें इन्वेस्ट करके रख दिया.
ITC, TCS, Tata Motors, all those companies are there, Reliance, वो सारी जो टॉप 50 कंपनीज है दैट इज योर मतलब वो टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स है निफ्टी. मैंने निफ्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया. अब जो कंपनी और बड़ा हो जाएगा दैट विल गेट एडेड टू निफ्टी. ऑटोमेटिकली वो फंड भी उसमें डाल देगा पैसा, एंड द कंपनी विच इज डूइंग बैडली दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ निफ्टी. ऑटोमेटिकली उससे पैसे निकल जाएंगे. सो मैं सिंपली वो स्टॉक को होल्ड करके, वो फंड को होल्ड करके रख सकता हूँ शांति से. मफैंग में इन्वेस्ट कर दिया, मेटा, एप्पल, फेसबुक, गूगल, मतलब ये वाले एनवीडिया एंड ऑल. सो उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो. तो दैट इज पैसिव इन्वेस्टमेंट, जहां पर रेगुलर बेसिस पे अच्छा इसको बाई करो, इसको सेल करो, इसका वैल्यू चेक करो, वो सब करना पड़ रहा है. वो सब नहीं करना पड़ा है पैसिव में. एंड एक्टिव में वो सब करना पड़ेगा. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव. मे बी अगर मैंने कुछ पोर्शन अपना पोर्टफोलियो का 3-4% इफ आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, वो मैं पैसिव इन्वेस्ट कर रहा हूँ. लेकिन बट ब्रॉडली अगर देखोगे, अच्छा ठीक है रियल एस्टेट भी है तो फिर रेंट पे चढ़ाओ उसको, अच्छा यहाँ प्रॉपर्टी में अब और अप्रिसिएशन नहीं होगा, इसको सेल करो, इधर लो. You keep on churning. So there's a lot of active management that is needed. And because of active management and the characteristics of alternate investments, we need specialized managers. Next is there is less regulation. आज एक listed stock वगैरह में जो regulation होगा सेबी का, stock exchange का, SEC का, that is going to be much higher as compared to alternate investments and all. क्योंकि alternate investments में people might want to take more risk. हाँ, वही चीज अगर अपने गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में बात करेंगे तो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो. रियल एस्टेट के अपने रेगुलेशंस होते हैं, रेरा एक्ट वगैरह फॉलो होता है एंड ऑल. सो वो भी ऐसा नहीं कि रेगुलेशन जीरो होगा, बट द अमाउंट ऑफ रेगुलेशन गोज डाउन ड्रास्टिकली. क्रिप्टो वगैरह में तो खाली टैक्स दे दो, बाकी रेगुलेशन कुछ है नहीं हिसाब से, टैक्स देना पड़ेगा ज्यादा. सो वी हैव लेस रेगुलेशन, लेस ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो. आज अगर आपका लिस्टेड कंपनी है, यू विल गो टू लेट्स से एशियन पेंट्स का अगर देखोगे तो उसके वेबसाइट पे जाओगे, उसका सब कुछ निकल जाएगा, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, इन्वेस्टर डिस्कशन, एक्सेट्रा एवरीथिंग. बट इफ आई वांट टू टॉक अबाउट फॉर अ स्मॉल प्राइवेट स्टार्टअप, उसका तो सारा डिटेल नहीं मिलेगा आपको. मैक्सिमम वो प्राइवेट लिमिटेड है तो जोबा कॉर्प पे जाके या एमसीए की वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके खाली एक ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ बैलेंस शीट, पीएल मिल जाएगा. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स यू हैव टू नो. You can't not know कि private company का I can go to an MCA portal or a Zoba Corp or kind of website and get out this much detail at least. Getting it, ये सब basic terms ये बहुत ज़्यादा होंगे starting में when we are studying these new subjects and all, but you'll have to start getting okay with it. थोड़ा time में वो comfortable हो जाएगा. अभी लगेगा यार इतना सारा नया terms है, but वो with time you'll get used to. So transparency is lower because उतना ज़्यादा अपने लोग को filing and all करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. Next is low correlation which may increase, is very interesting and very important. जब हम लोग पोर्टफोलियो का बात करते हैं, हम लोग क्वांट्स में कोरिलेशन पढ़ते हैं. सो एज अगेन आई सेड कि क्वांट्स में भी स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ोगे तो फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा, स्टैट्स नहीं पढ़ सकते हो तुम लोग. सो कोरिलेशन क्या होता है? अगर एसेट ए है और एसेट बी है, ए और बी कोई भी दो चीज है, इफ दे मूव इन द सेम वे तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. वो अगर उल्टा मूव करता है तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है. और कभी ये बढ़ रहा है, कभी ये गिर रहा है, कुछ भी रैंडम तरीके से अगर मूव कर रहा है तो वो जीरो कोरिलेशन होता है. सो वेदर टू एसेट्स मूव टुगेदर, मूव एग्जैक्टली ऑपोजिट, और दे मूव एनीवे, दैट इज कोरिलेशन. सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में अभी क्या होगा, देखो मार्केट अगर खराब होगा ना तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में डूबेगा. इफ मार्केट्स आर गोइंग बैड, पीपल विल डिफॉल्ट ऑल्सो मोर. सो डेट भी खराब होगा, इक्विटी मार्केट्स भी खराब होगा. अब मार्केट्स खराब है, लोगों के पास रुपया ही कम है, तो पीपल आर नॉट इवन बाइंग रियल एस्टेट. सो रियल एस्टेट के भी वैल्यूएशन नहीं बढ़ेंगे. इसका मतलब व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग बैड, अब देखो वापस इकोनॉमिक्स, जीडीपी, मार्केट, बिजनेस साइकिल. सो अगर मार्केट्स खराब हो रहा है तो ऑल द एसेट क्लासेस आर जनरली डूइंग बैडली. कोरिलेशन पॉजिटिव, बढ़ रहा है तो सब अच्छा कर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो सब एक साथ गिर रहा है. सो कोरिलेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. और अपने लोग को क्या चाहिए? वी वुड वांट कि कोरिलेशन थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का हो या लो हो, ताकि एक जगह कुछ फायदा हो रहा है, एक जगह नुकसान हो रहा है, एक जगह नुकसान हो रहा है तो दूसरा जगह का फायदा करके, मतलब सब कुछ एक साथ नहीं डूबे ना. आई डोंट वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. दैट्स व्हाट वी डिस्कस इन पोर्टफोलियो आल्सो. डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. या अपने सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर सब कुछ एक साथ डूब जाएगा एंड ऐसे क्या है, बैलेंस आउट हो जाएगा. कहीं कुछ नुकसान हुआ तो कहीं कुछ नॉर्मल या फायदा होकर के you'll be able to manage it out. Tell me, are you following this? So we would prefer low correlation or high correlation?
लो कोरिलेशन चाहिए अपने लोग को, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी मेकिंग इट बेटर, क्योंकि कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं कुछ फायदा होगा. एवरीथिंग विल नॉट गो डाउन एट द सेम टाइम. अब ये मत बोलना कि एवरीथिंग गोज अप एट द सेम टाइम इज तो गुड. अग्रीड, बट गारंटी थोड़ी है एवरीथिंग विल गो अप ओनली. गो डाउन भी तो हो सकता है. सो आई वुड प्रेफर लोअर कोरिलेशन. वील डिस्कस दिस मोर इन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल. नाउ अब लो कोरिलेशन में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हम लोग क्या बात किए, ट्रेडिशनल जैसा नहीं है, एकदम ही अलग अलग है. हेज फंड के अंदर ही 5 टाइप का स्ट्रैटेजी है. लाइक एक स्टार्टअप जिस तरीके से बिहेव करेगा, इफ यू आर कमिंग अप विद लेट्स से ड्रोन टेक्नोलॉजी राइट नाउ, सो ड्रोन्स में आप कर रहे हो, एआई में कर रहे हो, डिफेंस टेक में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक यार मार्केट कैसा भी हो ये तो ऊपर जाना ही है. सो डोंट यू सी दैट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर इन्वेस्टमेंट. इनफैक्ट अगर सब कुछ डूब रहा है तो लोगों को लगेगा यार गोल्ड खरीदो, सेफ इन्वेस्टमेंट करो, मे बी गोल्ड विल गो अप. ऑल्दो इस बार हम लोगों ने वैसा कुछ, मतलब कमोडिटी का साइकिल, कमोडिटी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, रियल एस्टेट का अपना तरीका होता है. वी सॉ बिटकॉइंस डूइंग बेटर एंड नॉट सो मच ऑफ गोल्ड व्हेन द 2020 क्राइसिस हैपेंड. नॉर्मली क्या होता है, क्राइसिस आता है गोल्ड ऊपर जाता है. वी डिड नॉट सी गोल्ड इंक्रीजिंग दैट टाइम उतना ज्यादा जितना बाद में हम लोगों ने देखा. Anyways, I don't want to get digressed because there's so much we can talk about interest rate and inflation. और वो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है उसके कारण भी गोल्ड का चेंजेस हुआ प्राइस में. अभी सब सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि यार खाली डॉलर रखने से नहीं होगा, आई वांट टू हैव मोर ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स. सो गोल्ड कमोडिटी देखो, अब कमोडिटी एक अलग फैक्टर से इंपैक्ट हुआ ना. तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स डोंट यू थिंक आर गोइंग टू बी हैविंग अ लोअर कोरिलेशन विद द अदर एसेट क्लासेस. So don't you think I should invest alternate investments में अपना पैसा, अपना कुछ amount of investment? I'm not saying 50% alternate investment में डालो, but some amount we need to. And how does it play as a part of the portfolio? We will learn in portfolio. Correlation and portfolio and all of that. But low correlation होगा alternate investments का because it is very varied. मतलब बहुत ही heterogeneous है. Variety है बहुत ज़्यादा. Same factors से impact नहीं हो रहा है. But correlations may also increase at times. कई बार क्या होता है, मार्केट डूबता है, पैसा ही नहीं है तो रियल एस्टेट भी डूबा ना, स्टॉक नीचे गया, बॉन्ड नीचे गया, और उसी टाइम पे सोचो स्टार्टअप के पास भी नोबडी इज गॉट मनी टू पुट इन स्टार्टअप्स, लेट्स से पीपल आर पेसिमिस्टिक नाउ. सो कोरिलेशंस कैन इंक्रीज. ऐसा नहीं है कि लो कोरिलेशन है तो वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता. कोरिलेशन स्ट्रेसफुल मार्केट्स में, खराब मार्केट्स में इंक्रीज भी हो सकता है. वील डिस्कस दिस मोर इन पोर्टफोलियो. नेक्स्ट इज हाई मैनेजमेंट एंड इंसेंटिव फी. अभी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गया है. मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बताओ जो कोल्ड ड्रिंक लेने जाओगे तो कोको कोला बोलो, पेप्सी बोलो, या वट एवर लिमका विमका बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे मिलेंगे सारे के सारे. इट्स बिकम वेरी प्रोडक्टाइज्ड. बट वही मॉकटेल लेने जाओगे अगर, अलग अलग रेस्टोरेंट, कैफेज एंड ऑल कुड बी चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर कस्टमाइजेशन एक्सेट्रा नीडेड. अब एक बहुत ही कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ चाहिए, बहुत ही कस्टमाइज्ड कोई चीज लगेगा. डोंट यू थिंक यू हैव टू पे प्रीमियम प्राइसेस बिकॉज यू नीड प्रीमियम सर्विस और प्रीमियम नॉलेज ऑफ द मैनेजर. यू नीड स्पेशलाइज्ड मैनेजर हु आर डूइंग एक्टिवली मैनेज. डोंट यू थिंक यू हैव टू पे देम मोर? दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. मैनेजमेंट फीस इज हायर, इंसेंटिव फीस हायर. म्यूचुअल फंड्स वगैरह में उतना हाई फीस नहीं होता जितना बहुत ज्यादा हाई हो सकता है यहाँ पे, हेज फंड्स में, प्राइवेट इक्विटी में. सो एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि आफ्टर फीस वगैरह इतना हाई होता है डिडक्ट करने के बाद में, एक्चुअल में हाई रिटर्न बचता भी है कि नहीं. सो पीपल डू क्वेश्चन ऑल दीज थिंग्स दैट आफ्टर पेइंग द फीस, आफ्टर पेइंग द टैक्सेस एंड एवरीथिंग, एंड द अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग, क्योंकि जितना अपने रिस्क लेंगे अपने को उतना रिटर्न चाहिए. सो आफ्टर ऑल दोज थिंग्स डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन, मतलब उतना एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न मिल भी रहा है कि नहीं. सो वी एनालाइज दैट. सो हम लोग जब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एंगल पढ़ते हैं ना, देन वी लर्न ऑल दीज थिंग्स एज वेल. सो ऑब्वियसली अ मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी इज गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड. और इसमें रेस्ट्रिक्शंस होगा रिडेम्पशन के ऊपर. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई बॉट अ शेयर टुडे, आई कैन सेल इट ऑफ टुमारो. मैं म्यूचुअल फंड आज खरीदा, मैं कल बेच दूंगा उसको, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. बट इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप, अब उसमें वो कुछ होगा. अभी आप आज स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो, कल वो वेंचर कैपिटल वाले को जाके बोलोगे नहीं मेरा पैसा वापस कर, स्टार्टअप में तो पैसा लग गया. See, understand, when I'm buying, selling shares with you, if I'm selling the shares, somebody else in the market is buying. Now there is a market available where we all are buying and selling shares with each other. But in a startup space or something like that, it may not happen. So उसके लिए क्या होगा, there are restrictions
कि सपोज आपने हेज फंड में प्राइवेट इक्विटी में पैसे डाले तो रेस्ट्रिक्शन होगा कि यू वांट योर मनी यू विल गेट इट बैक बट यू नीड टू गिव 3 months नोटिस एंड 3 months लगेगा आपको पैसा वापस करने में और 1 month लगेगा. लॉकआउट पीरियड होता है कि इतना टाइम में सपोज आई मेक एन इन्वेस्टमेंट टुडे आई विल हैव अ 1 year लॉकआउट कि 1 year में यू कैन नॉट रिडीम योर इन्वेस्टमेंट. So there are going to be restrictions and all because the investment you're making is not in a liquid asset, na? It's in an illiquid asset, less liquidity. Gold में ये applicable नहीं है. So I'm telling you these are broad characteristics, not applicable for every single alternate investment that's available. More concentrated portfolios होंगे because अपने बात की ना hedge fund में suppose the minimum investment you have to make is 1 crore rupees in India. Private equity funds ये सब में so बड़ा ticket size real estate करना है. अब रियल एस्टेट में 1-2 करोड़ के नीचे कुछ होगा ही नहीं बैडली अनटिल एंड अनलेस आप वो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या डीएलएफ के शेयर्स खरीद रहे हो दैट्स डिफरेंट क्वेश्चन. सो देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मतलब लार्जर चंक ऑफ मनी इन अ सिंगल एसेट डाल रहे हैं. बोलो गेटिंग इट. एंड लेस एफिशिएंट प्राइसिंग. एफिशिएंसी वी स्टडी इन इक्विटी सो देयर आर लॉट ऑफ इंटर रिलेटेड टर्म्स यू विल बी स्टार्टिंग. लेस एफिशिएंट प्राइसिंग मतलब क्या. अभी अगर मैं डीएलएफ का शेयर्स ले रहा हूं तो आई नो कि द शेयर्स आर प्राइस्ड एट दिस whether I am buying 300 rupees I don't know the price एकदम नहीं ट्रैक किया है and even if he is buying he'll pay 300 and if he is buying he is also paying 300 rupees nobody is going to pay a different price but वही तुम जाओ एक बिल्डर के पास या ब्रोकर के पास रियल एस्टेट में एक फ्लैट लेने अब वो तो नेगोशिएशन पे डिपेंड करेगा मेरे को कितना जरूरत है और उसको कितना जरूरत है पैसे का बेचने के लिए एंड मेरा what do you call it how much are you showing on your face कि oh I'm loving this flat I want to buy this don't you see there is no efficient pricing you do not know कि exact market price क्या है वो सामने वाला जैसा आएगा वैसा चूना लगाने का है. It depends on your negotiation it depends on the desperation of the two parties for selling and all so उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. so don't you see that it is not a very efficient pricing. efficient price होना चाहिए डिमांड सप्लाई के हिसाब से करेक्ट प्राइस बट यहां पर if I am buying the flat, it could be at a different price versus him buying a flat, it could be at a different price altogether. It's like तुम एक मॉल में जाकर के एक टी शर्ट खरीद रहे हो तो everybody is going to be paying the same price. वो ओवर प्राइस अंडर प्राइस है उसको छोड़ो बट सड़क पे अगर बाई कर रहे हो तो he might pay a different price and I might end up paying a different price. तो हमेशा वो बार्गेन वाला जगह में ना तुमको हमेशा लगेगा कि अरे मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा हूँ. सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्पेस ऑल्सो देयर इज लेस एफिशिएंट प्राइसिंग एंड कई बार ये भी हो सकता है कि अंडर वैल्यूड है कुछ कुछ चीजें. आज लैंड वगैरह का कोई मार्केट रेट थोड़ी कि एग्जैक्टली यही प्राइस में मिलेगा एंड बिकॉज देर इज लेस एफिशिएंट प्राइसिंग देर इज अंडर वैल्यूएशन एक्सेट्रा पॉसिबल. वो फिर स्पेशलाइज मैनेजर का बुद्धि है कि वो अच्छे सस्ते एसेट्स जो ग्रो करेगा या अप्रिशिएट करेगा फ्यूचर में कैन दे स्पॉट दैट एंड कैन दे जनरेट एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न विच इज अल्फा. अल्फा इज योर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न पार्ट. जो एक्सट्रीम रिटर्न जो हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं यार एफडी में डाल के कोई भी 6-7% कमा लेगा. ब्रॉड मार्केट में डाल करके निफ्टी 50 में डाल करके 10-12% कोई भी कमा लेगा. बट कैन वी जनरेट अ हायर रिटर्न यूजिंग आवर स्पेशलाइज्ड नॉलेज डूइंग एक्टिव मैनेजमेंट इन दीज लेस लिक्विड सिक्योरिटीज. लिक्विडिटी कम होगा तो डोंट यू थिंक यू विल डिमांड मोर रिटर्न फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट्स. लिक्विडिटी प्रीमियम डिमांड करेंगे. मेकिंग सेंस. सो specialized managers will be able to do this and therefore will be able to generate alpha because you don't have efficient pricing. So there are pockets of mispricing. जहां mispricing होगा जहां सस्ता में कुछ मिल रहा होगा तभी ना पैसे कमा पाओगे. Extraordinary return wise I'm saying. बोलो are you understanding this? Sure? Comfortable? So I have a few questions. So how do you quantify risk? We'll study in portfolio. Volatility, standard deviation ये सब तरीके से हम लोग quantify करते हैं risk को. And investing in crypto, I don't want to get into that discussion. So right now, I do not have any investment in cryptocurrency yet. But cryptocurrency का return अगर last 5 years या 10 years का देखोगे, they have surpassed any index and gold and anything. But I have still not invested in it. And near-term plan तो नहीं है invest करने का. So anyways, this is not an investment advice. I'm just saying what the question has been asked. Anyways, check, see if there's any problem, let me know. Alright, so I have a few questions here. तो alpha is basically जो extraordinary return generate कर रहे हैं. अब कुछ कुछ concepts interrelated होगा portfolio में we are going to study. मतलब मैं इतना रिस्क लूंगा तो इतना रिटर्न मिलना चाहिए, इतना रिस्क लूंगा तो इतना रिटर्न मिलना चाहिए. अब अल्फा क्या हुआ, इतना रिस्क लेके मैं इतना रिटर्न जनरेट कर रहा हूं. वो कैसे आएगा? when you are getting something for really cheap. तुम 1000 रुपए दोगे तो वैसा टी शर्ट मिलेगा, 2000 दोगे तो वैसा टी शर्ट मिलेगा. I'm assuming.
राइट? बट अगर वही चीज तुमको कोई स्टील एकदम वो डील मिल गया ऐसा कि 500 में यू गेटिंग 2000 रुपीज का टी शर्ट, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, सो वैसा वो अल्फा होगा, यूल बी लाइक अरे कितना मस्त डील लिया. Think of it like that of an alpha. Correlation is basically the movement and strength relation. The question you're asking, वो quants में detail में covered है. Let's cover that. Please don't ask MOIC and all, which will come in 3-4 lectures later. ये सब मत करो. अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें जो doubt है वो पूछो. VC and P में the difference is VCs as an early stage company में जब invest कर रहे, private equities जब वो startup ही थोड़ा बड़ा size का हो गया है, then we are investing. Valuation of real estate we'll do. Yeah, let me come to real estate part, then we'll do that. 2-3 चीज और इसमें कुछ बताना है. लेट मी जस्ट कवर दिस. सो एक दो टर्म है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, वी कैन ऑल्सो कॉल इट बल्कियर इन्वेस्टमेंट. कि जैसे रियल एस्टेट वाला एग्जांपल दिया तो बल्क में बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. सो मोर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, सिमिलर थिंग्स बट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव. मोर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मतलब मेरी पोर्टफोलियो का एक बड़ा चंक एक ही चीज में डाल दिया, दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. सो आई कैन चूज टू इन्वेस्ट 10-15% of my portfolio only in gold ETF. तो वो concentrated position हुआ, correct? लेकिन I could have invested 1% also, क्योंकि गोल्ड ETF तो कितना 100 रुपीज या कुछ चल रहा होगा अभी. सो ऐसा नहीं, मजबूरी नहीं है ना कि यू हैव टू इन्वेस्ट लाइक इतना बड़ा अमाउंट. लेकिन अगर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना है एंड आपको एक्चुअल रियल एस्टेट खरीदना है, कोई ऑफिस रेंट पे लगाने के लिए या फ्लैट रेंट पे लगाने के लिए, इट्स अ बल्की इन्वेस्टमेंट. यू कांट इन्वेस्ट 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख रुपीज इन अ रियल एस्टेट. तो वो एक बल्की इन्वेस्टमेंट हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ बल्की इन्वेस्टमेंट? मेरे पास एक शेयर है, वो 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज वन शेयर. तो मैं चॉइस से कर रखा हूं, बट दैट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशन. सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड आपको वो बहुत बड़ी कंपनी और आप बहुत अच्छे पोजिशन में, एंड यू गॉट ह्यूमंगस नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शंस एंड ऑल दैट. So you have a concentrated position and वो लिक्विड भी नहीं है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आएगा, राइट? बट वही मैं बोल रहा हूं आपको कि एक तो मर्जी से बहुत बड़ा स्टेक ले लिया, दैट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशन इन योर पोर्टफोलियो. और एक रियल एस्टेट जैसा यू कैन डिवाइड and invest a smaller piece. So alternate investment में you can a lot of times have a very bulky investment. Second is there's another point, there could be a lot of अच्छा ट्रांसपेरेंसी में भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी बोल सकते हैं इसको. तो लो ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. समझो एसिमेट्री का मतलब जो सामने वाले को पता है और जो मुझे पता है, इट्स नॉट ऑन द सेम पेज. लिस्टेड स्टॉक्स में व्हाट हैपेंस, उसका एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, उसका इन्वेस्टर डिस्कशन, इतना सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में. मतलब even with now I think even in AI there's a lot of financial information that is being flown into it and all. So ऐसा टाइम भी आ सकता है जहां पर ब्लूमबर्ग या बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं उतना, जो कि एक नॉर्मली अपने लोग का गूगल फाइनेंस स्क्रीनर ये सब वेबसाइट पे अवेलेबल है. मतलब द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल इन द पब्लिक मार्केट स्पेस इज सो ह्यूज कि उतना गैप नहीं है कि फंड मैनेजर को ज्यादा पता है और मुझे बहुत कम पता है. सो इक्विटी में सपोज द गैप कुड बी हियर कि फंड मैनेजर में भी वो मैनेजमेंट से मिलता है, कंपनी के सीईओ सीएफओ से मिलता है, दे हैव दिस मच इन्फॉर्मेशन, आई हैव दिस मच. लेकिन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्पेस में द गैप कुड बी दिस मच, द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कुड बी अ लॉट. और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री अगर है तो नॉलेज का पैसा है, इंफॉर्मेशन का पैसा है, बिकॉज दे नो बेटर, so they will be able to invest better and generate more return. Therefore again specialized manager and higher management fees and all. So there's information asymmetry over here. Also there's another problem, but sorry, it is not easy to do performance appraisal because real estate liquid investment है, मार्केट प्राइस पता ही नहीं है, इसमें सब गड़बड़ भी बहुत करता है. मतलब इफ से फॉर एग्जांपल आई एम अ मैनेजर हु इज मैनेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप वगैरह, अब स्टार्टअप का कोई मार्केट में तो भाव मिलेगा नहीं. अब क्या क्या होता है पता है? सपोज मैं फंड ए मैनेज कर रहा हूँ एंड यू आर मैनेजिंग फंड बी. आपके स्टार्टअप में मैं डबल प्राइस में इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे स्टार्टअप में आप डबल प्राइस पे इन्वेस्ट कर देना, दोनों आपस में एक अंडरस्टैंडिंग ले लिए. अब उससे क्या होगा, दोनों के एग्जिस्टिंग स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया,
वो वैल्यू जो बढ़ा उस दोनों के ऊपर में हम लोग दोनों फंड मैनेजर्स हैं इन दैट फंड हुआ मैनेजिंग, दोनों को अच्छा खासा तगड़ा कमीशन लेके निकल देंगे। ये सब गंदगी भी होता है। Practically you have to understand how world works, how things work. I'm not asking and teaching you to do this, I'm telling you how to be smarter about these things. Don't get into all that. Are you getting this? So we need to understand these things also कि appraisal करना is very difficult because how do you calculate market prices, ready available prices and all कई बार नहीं available रहते हैं। There was one more thing I needed to tell you. हाँ, एंड एक कैटेगराइजेशन में आई जस्ट वांटेड टू गेट बैक वंस अगेन। सो इसका कैटेगराइजेशन में वी विल कॉल all of these real assets, इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोल देंगे। आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल मोर ऑफ क्लासिफिकेशन ओवर हियर। हेज फंड इज सेपरेट, इसका तो मैंने बोल ही दिया था प्राइवेट कैपिटल। मतलब आई कैन ग्रुप इट इनटू लाइक 3, 1 इज हेज फंड, 2 इज प्राइवेट कैपिटल, 3 इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर मतलब रियल एसेट के अंदर आई कैन डू 3 कैटेगरीज, रियल एस्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल एसेट भी रियल एसेट में है। हाँ ठीक है, नहीं हाँ दैट्स ओके, ठीक ही किया है। हाँ दिस ओके। So you will have all this can be bracketed under real assets 1, 2, 3. Hedge fund, private capital, real asset. Real asset में we can club commodity, farmland, timberland into natural resources. So you have real estate, you have these 3, you have infra, you have digital assets. Bolo, comfortable? Just further grouping that I have done, nothing else. Please take this down. And इसमें कुछ सब classifications and all रहेगा जो कि हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। Like for example, your private debt can be categorized into 2, venture debt and distressed debt. अभी distressed debt क्या होता है ना, कि सपोज कंपनी एकदम डूबने वाला हालत में, स्पाइस जेट कंपनी इज इन अ वेरी बैड स्टेट। उस समय मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का डेट इज एट 100 करोड़, लेट्स से कंपनी का एसेट 200 करोड़ पे है, लेकिन पैनिक के मारे सब कोई बेच ही दिए उसका डेट कंपनी का, डिस्ट्रेस्ड, एकदम ही खराब हालत में। मतलब कंपनी का एसेट भी बेच दोगे ना तो उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। सो एट दैट टाइम काइंड ऑफ इन दोज सिचुएशंस देयर कुड बी कम फंड्स हु माइट बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन दोज डिस्ट्रेस्ड डेट। मतलब रद्दी के भाव में मिल रहा है पैसा, वो कई बार नहीं देखते, यू गेटिंग इट फॉर लाइक पीनट। सो डिस्ट्रेस्ड डेट व्हेन द कंपनी इज इन वेरी बैड स्टेट। और वेंचर डेट मतलब अर्ली स्टेज कंपनी में डालना। देखो वेरी सॉलिड कंपनीज विद गुड क्रेडिट हिस्ट्री, कंपनीज है 10 साल का प्रॉफिटेबिलिटी है, दे विल गेट गुड मनी एंड ऑल। लोन वगैरह लेना उनके लिए इजी होता है, बट नई कंपनीज मे नॉट गेट लोन दैट इजीली। सो वो प्राइवेट डेट कंपनीज आते हैं, बैंक्स एंड ऑल में मे बी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। So there are private companies, private capital providers who come in. We'll study all these things, the private debt and all. जो venture debt में पैसा डाल सकते हैं, distressed debt में डाल सकते हैं, high risk high return अपने बात की है ना alternate investments में. So there could be other models. Infrastructure could be a PPP model, etc. So when we study each of the asset category in more detail, वो सारा terms detail में we'll cover. But are you understanding broadly the types of alternate investments? And I hope you've also taken the additions, information asymmetry, bulkier investments, with the characteristics of alternate investments. All right, I have a couple of questions. I hope you've taken all the extension. एक तो real estate and infrastructure. Real estate normally will be your residential या commercial real estate, office buildings, etc., and real estate houses and all of that. Infrastructure is जहाँ पर it is more about public utility जैसा हो गया, जहाँ पर यह फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, वो सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा नॉर्मली, वेर इट इज मोर ऑफ अ पब्लिक यूटिलिटी। ऑब्वियसली यू कैन जनरेट इनकम आउट ऑफ इट। दूसरा क्वेश्चन है कि डिजिटल एसेट कैसे रियल एसेट में है। सो इट्स अ मिक्स्ड ओपिनियन। आई वुड पर्सनली वांट टू कीप डिजिटल एसेट आउटसाइड रियल एसेट वाला चीज, बट कभी कभी क्या होता है कि देर आर डिजिटल, ये आप लोग जब डिजिटल एसेट डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो यू कैन हैव टोकन्स और डिजिटल
मतलब ब्लॉकचेन वगैरह को यूज करके ओनरशिप ऑफ सम फिजिकल एसेट कैन बी थ्रू डिजिटल एसेट ऑल्सो. We'll study in more detail. So lot of questions that you're asking, वो जब हम लोग रियल एस्टेट या इंफ्रा या जो भी डेप्थ में जाएंगे तब वो आंसर होगा. So you'll have to hold your thoughts for that. But yes, रियल एसेट में डिजिटल एसेट पर्सनली मेरे को मन नहीं करेगा क्लासिफाई करने का. But there could be tokens and all कुछ होता है डिजिटल एसेट में. We'll study in more detail. That could show representation of a physical asset. ओनरशिप ऑफ अ फिजिकल एसेट एंड ऑल. तो वो वाला चीज में वहां पर डिटेल में देखेंगे. बट आई नो इट्स अ डिबेटेबल थिंग वेदर टू क्लासिफाई डिजिटल एसेट अंडर रियल एसेट और नॉट.